The topic we have studied earlier is unpaid seller. आज हम उसकी करने वाले रिटर्न प्रैक्टिस कि क्वेश्चंस कैसे उसमें से आते हैं और कैसे हम उसको अपीयर करना है। क्वेश्चन वन की हम बात करें, व्हेन कैन एन अनपेड सेलर ऑफ गुड्स एक्सरसाइज राइट ऑफ लीन ओवर द गुड्स अंडर सेल ऑफ गुड। डायरेक्ट क्वेश्चन है बिल्कुल कि वो टाइम बताओ कि अनपेड सेलर अपना राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज कर सकता है। एंड कैन ही एक्सरसाइज हिज राइट ऑफ लीन इवन इफ द प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज पास टू द बायर। अगर प्रॉपर्टी पास हो गई हो तो क्या भी वो लीन एक्सेस कर सकता है। फिर मुझे बताना है कि कब लीन टर्मिनेट हो जाएगा और क्या वो लीन एक्सरसाइज डिक्री के बावजूद भी कर सकता है। तो चार क्वेश्चन इसमें बोले गए। पहला क्वेश्चन इसने क्या बोला कि कब अनपेड सेलर लीन एक्सरसाइज कर सकते हैं, जब पेमेंट ना हुई हो, जब बायर इंसॉल्वेंट हो गया हो, या फिर थर्ड केस अपना क्या है, जब बिल ऑफ एक्सचेंज दिया हो, चेक दिया हो और वो क्या हो गया हो अपना डिसऑनर। ये इसका पहला आंसर बनेगा। दूसरा, क्या वो प्रॉपर्टी पास होने की बात भी कर सकते हैं। हाँ, अगर मान लो इवन प्रॉपर्टी भी पास हो गई हो तो भी वो गुड्स के ऊपर राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज कर सकता है। यस। और फिर लीन टर्मिनेट कब हो जाएगा, जब गुड्स उससे पार्टेड हो जाएंगे तो लीन टर्मिनेट हमारा हो जाएगा। और क्या वो कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद भी लीन एक्सेस कर सकता है, डेफिनेटली यस, उस टाइप पे भी वो कर सकता है। डन एवरीबडी। ये थे हमारा क्वेश्चन के आंसर्स। वन बाय वन आपको लिखना है। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन था, कोई प्रोविजन नहीं, कोई फैक्ट नहीं, कोई कंक्लूजन नहीं, डायरेक्ट आपको प्रोविजन डालना है सिर्फ। डन कीजिए। वेरी गुड। ऐसे मुझे रिस्पॉन्स देते रहना टाइम टू टाइम। आगे देखिए, आयुष। आयुष इज द प्रिंसिपल इन द मॉडर्न पब्लिक लिमिटेड, सॉरी मॉडर्न पब्लिक स्कूल। He need 200 packet of biscuits to be distributed to students in the school on the occasion of Republic Day celebration. For this purpose, he contracted with Yogi Raj Biscuit Company. Mr. Ayush visited the workshop of Yogi Raj Biscuit Company and was very much satisfied with the quality of biscuits. He also found that large number of variety of biscuits are manufactured in the workshop. He ordered 2000 packet of biscuits and gave the token money but did not specify the category of biscuits. उसने 2000 पैकेट्स ऑर्डर किए और कुछ एडवांस मनी भी उसको दे दिया। ओके। बट ये नहीं स्पेसिफाई किया कि उसको कोकोनट बिस्किट चाहिए, पार्ले जी चाहिए, या फिर नमकीन बिस्किट चाहिए, कौन से बिस्किट चाहिए उसे। योगराज कंपनी डिड नॉट सप्लाई द बिस्किट्स ऑन द ड्यू डेट, और उसने बिस्किट सप्लाई नहीं किए। आयुष ने शूट फाइल किया योगराज पे, वो कंपनी शीट लेना चाह रहा है। तो बताओ कि योगराज लाइबल है शूट फाइल करने के लिए, बताइए। नो, इसमें अनपेड सेलर का थोड़ा सा कम है। इसमें आपको डायरेक्टली ये करना है, अगर एग्रीमेंट हमारा सर्टेन ना हो तो वह एनफोर्सेबल नहीं होगा। द मीनिंग ऑफ एग्रीमेंट मस्ट बी सर्टेन नॉट वे। अगर एग्रीमेंट हमारा सर्टेन नहीं हुआ तो एग्रीमेंट एनफोर्सेबल नहीं होगा। आप मुझे ये बताओ, क्या मैं लिख के दिखाऊं या कर लोगे ये? लिख के दिखाऊं ये मैं आपको? साक्षी, वंशिका, सिमरन, प्लीज कंफर्म। डायरेक्टली ये थोड़ा हाँ इजी क्वेश्चन है इसलिए नहीं लिखवा रहा है, ये इजी है। तो आप हेडिंग डालोगे सबसे पहले कि द एग्रीमेंट टू विच द मीनिंग इज नॉट सर्टेन और वेग आर नॉट एनफोर्सेबल अंडर कोर्ट ऑफ लॉ। ये डाल के फिर आप कंक्लूजन पे आ जाओगे सीधा। हेंस मिस्टर आयुष has failed to specify the kind of biscuits he want, so the contract is not enforceable and the Yogaraj Biscuit Company will not be liable to compensate any type of amount to Mr. Ayush। ओके जी, डन करो जल्दी से। आगे देखो, एक फोर्थ क्वेश्चन है। मिस्टर शंकर सोल्ड 1000 kg wheat टू मिस्टर गणेश ऑन क्रेडिट ऑफ 3 months। एक शंकर नाम का पर्सन है, उसने गणेश को 1000 किलो गेहूं बेचने का वादा किया। कितने महीने के उधार पे? 3 महीने के उधार पे। हाँ, यही कहा जाता है साक्षी कॉन्ट्रैक्ट करना, अगर कोई लिंक होता हो तो। wheat was to be delivered after 10 days of contract। अब बात बताओ, जैसे मान लो शंकर ना दुकान पे गया गेहूं लेने और बोला कि 3 महीने बाद मैं आपको पैसे दूंगा, और जो वीट उसको देनी है सारे इंक्लूडेड है वंशिका, ऑल ओवर जनवरी 25 तक की, जनवरी 25 तक की वंशिका। देखिए, वीट वॉज डिलीवर्ड, ये 8 जून 24 का क्वेश्चन है। वीट वॉज डिलीवर्ड आफ्टर 10 days of contract, after 5 days of contract a friend Shankar secretly informed him that Mr. Ganesh may default in payment. On the information of friend, Shankar applied the right of lien and withheld the delivery with reference to the provision whether Shankar has right in the decision। आप बताइए एक बार मुझे,
यहाँ पे क्या है कि शंकर ने कुछ गुड्स गणेश को बेचने का वादा किया। ओके। अब गणेश का एक फ्रेंड था, मतलब गणेश यानी शंकर का एक फ्रेंड था, जिसे शंकर को बताया कि यार तूने गणेश के साथ कॉन्ट्रैक्ट क्यों कर लिया, ये शायद डिफॉल्ट कर दे पेमेंट में। और ये बात सुन के शंकर ने अपने बीट के ऊपर लीन एक्सरसाइज कर लिया। ओके। व्हाट वुड बी आंसर इफ मिस्टर गणेश बिकम इंसॉल्वेंट विद इन 5 days ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? क्या आंसर होगा आपका अगर वो इंसॉल्वेंट हो जाए तो पहले पढ़ते हैं एक बार। अनपेड से रकम माना जाएगा, पूरा प्राइस पे ना हो, ये बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हो जाए। तो कब कर सकता है वो लीन एक्सरसाइज? विदाउट स्टिपुलेशन, क्रेडिट पीरियड एक्सपायर हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया हो। सो यहाँ पे गणेश अनपेड सेलर है until the term of credit has expired. Shankar has to perform his promise of supplying 1000 kg of weight. यहाँ पे बात सुनो, उसे 3 महीने का क्रेडिट दिया था, बहुत अच्छा पॉइंट है, 3 महीने का उधार पीरियड दिया था उसे। तो यहाँ पे शंकर को 3 महीने तक का वेट करना पड़ेगा। 3 महीने बाद वो लीन एक्सेस कर सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक बात लिखी हुई है कि गुड्स अगर उधार पे बेचे हो तो क्रेडिट एक्सपायर होने के बाद ही, वो पीरियड एक्सपायर होने के बाद ही वो लीन एक्सेस कर सकता है। बट क्रेडिट पर तो भी एक्सपायर हुआ ही नहीं है। अब अगर इंसॉल्वेंट हो जाए तो हाँ, तो कर सकता है। ठीक है, क्योंकि इंसॉल्वेंट हो गया, ये तीसरी कंडीशन फॉलो हो गई हमारी। अब लिखोगे कैसे इसको? चलिए लिखते हैं हम। स्टार्ट राइटिंग गाइस, स्टार्ट राइटिंग। चलिए। एज पर द relevant section of Sales of Goods Act 1930, unpaid seller means when the whole payment is not received by the seller or bill of exchange issued was dishonored। ओके। उसके बाद द अनपेड सेलर, ऐसे लिखना आपको लाइन, द अनपेड सेलर हैव फॉलोइंग, नहीं फॉलोइंग नहीं लिखना आपको, वेट करो। द अनपेड सेलर हैव some rights over the goods. One of them is right of lien. Right of lien. An unpaid seller can exercise right of lien, 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 when a first case, when the sale has been made without stipulation to credit। मतलब अगर यहाँ पे इस क्वेश्चन में कोई क्रेडिट नहीं होता ना, तो फिर वो किसी के कहने से लीन एक्सेस कर सकता था, क्योंकि टाइम पीरियड स्पेसिफाइड ही नहीं है। सेकंड हमारा क्या है? व्हेन गिवन क्रेडिट पीरियड हैज बीन expired। एंड थर्ड वन इज व्हेन buyer becomes insolvent, buyer become insolvent। ओके, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब आगे क्या और कुछ था क्या इसमें? तो कुछ ना फैक्ट देखिए हियर, इसमें हम सीधा प्योर सिर्फ फैक्ट लिखेंगे। हियर seller have sold some goods on 3 months credit।
Okay. And afterward, exercise right of lien, right of lien, right of lien when friend of seller express buyer's inability to pay. ओके, यहाँ पे हमारा आ गया कंक्लूजन। कंक्लूजन के दो पार्ट थे, पहले से इंस्टॉलमेंट के बारे में पूछा हुआ था, दूसरा किसी और के बारे में। सो यहाँ पे आ गया अपना कंक्लूजन। फर्स्ट कंक्लूजन इज हियर based on the provisions discussed above discussed above based on the provisions discussed above, the seller have no right to exercise right of lien till the no right till the credit period has been expired. ओके जी। अब सेकंड कंक्लूजन, अगर बायर हमारा इंसॉल्वेंट हो जाए तो इन केस द बायर विल गेट insolvent, in case the buyer will get insolvent, then the seller have right to withhold the delivery withhold the delivery and can exercise right of lien. बस ये था अपना आंसर राइटिंग पूरा। मतलब ये लगा लो आपका 1.5 1 पेज में पूरा आ जाएगा। इस तरह से प्रेजेंट करके आना आपको एज इट इज, विदाउट एनी इफ एंड बट, विदाउट एनी इधर उधर। डन कीजिए सब लोग, जितने भी लोग बैठे हैं सामने। ओके जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको करना हो। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है अनपेड सेलर का, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। ये देखिए, ये वैसे मैं आपको बता चुका हूँ, ये ना अपना उसमें थर्ड चैप्टर में भी है, थर्ड यूनिट में भी था एक क्वेश्चन। ए बी सोल्ड 500 बैग ऑफ वेट टू सी डी, ईच बैग कंटेन 50 किलोग्राम ऑफ वेट, 100 बैग्स वाला, हाँ जी। अब एपी सेंड 450 बैग बाय रोड ट्रांसपोर्टिंग सीडी हिमसेल्फ टू रिमेनिंग। अभी रुको, अलग है थोड़ा सा। AB sold 500 bag of weight to CD. Each bag contains 50 kilograms of weight. अब AB sent 450 bag by road transport and CD himself took remaining 50. Before CD received the delivery of 450 bags sent by the road transport, he becoming bankrupt और insolvent हो गया और AB being unpaid. तो हमें बताना है कि वो स्टॉपेज कितने बैग्स के ऊपर अप्लाई कर सकता है। ये इनका साक्षी क्वेश्चन अलग था, इसमें कितने बैग के ऊपर वो स्टॉपेज अप्लाई कर सकता है बताइए। और हमें बताना है द ऑफिशियल रिसीवर ऑन सीडीज इंश्योरेंस क्लेम द बैग। क्या 50 बैग जो बायर के पास पहुंच चुके हैं, क्या वो बैग क्लेम कर सकता है? वो बैग क्लेम नहीं कर सकता। नो। लिखिए इसको, बताइए यस और नो। आर यू गाइस रेडी टू स्टार्ट द राइटिंग ऑफ दिस आंसर? से यस और नो, जल्दी से। चलिए, एज पर द वही सेम क्वेश्चन, एज पर द रेलिवेंट प्रोविजन ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, unpaid seller unpaid
seller have right to exercise right of stoppage when the goods are in transit. When the goods are in transit. Okay. Further, we can say if the seller have reason to believe that buyer will get insolvent, then is entitled to exercise the right to एक नोट लिख लो इसमें प्रोविजन में the right of stoppage can be applied the stoppage can be applied till the goods reach to the buyer. ओके, अब आ गया यहाँ पे अपना फैक्ट। हियर अब नाम क्या था, नाम देख लेंगे बात, वेट करो। ए बी सोल्ड, ए बी ने सी डी को सोल्ड किए थे ना। हियर ए बी sold 500 goods to CD, over which 50 bags has been delivered to the CD and remaining 450 सर कैन अप्लाई। हाँ हाँ बिल्कुल यही तो बात है, वही लिखवा रहा हूँ मैं अभी, फैक्ट है रक्षा ना। रिमेनिंग 450 आर इन ट्रांजिट and buyer will get insolvent. ओके, अब अपने डालना कंक्लूजन, कंक्लूजन में क्या डालेंगे देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, दो पूछे ना कि वो ऑफिशियल रिसीवर एक्सेस कर सकता है नहीं कर सकता है, कि ये पूछा है। सो बेस्ड ऑन द provision discussed above, the seller have right to exercise right of, आपको पूरा लिखना है, right of stoppage over 450 goods which are in transit, but not for 50 goods which has been delivered to buyer। पहला कंक्लूजन किसको समझ में नहीं आया प्लीज बताओ मुझे। डन एवरीवन, आ गया हो तो भी बताओ, नहीं आया हो तो भी बताओ जल्दी से। यहाँ पे लिखो सेलर राइट टू स्टॉपेज फॉर 450 एंड नॉट फॉर 50, इस तरह से। चलिए सेकंड पॉइंट लिखिए फिर। सेकंड ये था ना ऑफिशियल रिसीवर कर सकता है ना।
बेस्ड ऑन, नहीं बेस्ड ऑन नहीं, एज पर रेवेन्यू, बेस्ड ऑन लिखो इसमें, बेस्ड ऑन द प्रोविजन 16 एक्ट 1930 the official receiver, the official the official receiver cannot claim the 50 bags from buyer, but can claim the price of such 50 bags। बताइए जी, ये था अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज टॉपिक जो क्या अप्लाई कर सकता है। साक्षी, अलग था ना क्वेश्चन या सेम था? अब कैसा लग रहा है क्वेश्चन आपका, अलग या सेम? कंफर्म कीजिए, जल्दी से समझ आया हो तो भी, नहीं आया हो तो भी, दोनों। सर वन स्क्रीन पर कर दो। वन स्क्रीन पे जो मैं ऐप यूज कर रहा हूँ ना, ये किसने बोला ये? वंशिका कह रही है क्या? सिमरन, वन स्क्रीन पर ये नहीं आ पाएगा बच्चे। आप ऐसा करो, पहले तो इसको ले लीजिए, यहाँ से शुरू है ना ये, किधर से शुरू है? यहाँ से शुरू है ये। पहले तो यहाँ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। हाँ एग्जैक्टली, अलग था वो, काफी काफी अलग था। ये लीजिए सिमरन, पहले यहाँ से यहाँ तक का ले लीजिए आप। डन करो ताकि मैं चेंज करूँ फिर। अब यहाँ से यहाँ तक का ले लो। ओके जी, फाइन। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं फिर इसी बात पे। A, who is the agent of the buyer, has obtained the goods from the railway authorities and loaded on the goods on his truck. In the meantime, the railway authority received a notice from B, the seller, for stopping the goods in transit as the buyer became insolvent. मतलब रेलवे अथॉरिटी स्टॉप कर सकते नहीं कर सकती है, बताओ। यहाँ पे एक पर्सन था, ए एक एजेंट है बायर का, उसने रेलवे अथॉरिटी से गुड्स ले लिए। Okay, who is the agent of buyer, has obtained the goods from railway authority and loaded on the goods on his truck. In the meantime, the railway authority has received the notice from B, seller, for stopping the goods as the buyer became insolvent. मतलब क्या रेलवे अथॉरिटी क्या गुड्स इन ट्रांजिट को स्टॉप कर सकते नहीं कर सकती है? भी मेरे हिसाब से तो नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि उसने गुड्स किसको हैंड ओवर कर दिए? बायर के एजेंट को। और जब बायर को हमने डिलीवर कर दी तो यही माना जाएगा कि गुड्स डिलीवर हो चुके हैं। लेट्स सी। ये रहा, मतलब लीन का राइट हट जाता है उसका जब उसके पास से गुड्स चले जाते हैं। अब यहाँ पे द रेलवे अथॉरिटी कैन नॉट स्टॉप द गुड बिकॉज द गुड्स आर नॉट इन ट्रांजिट। ए हु लोडेड द गुड्स ऑन द ट्रक इज द एजेंट ऑफ बायर। दैट मींस रेलवे अथॉरिटी हैव गिवन द पोजीशन ऑफ द गुड्स टू द बायर। द ट्रांजिट कम टू एन एंड व्हेन द बायर और हिज एजेंट टेक द पोजीशन ऑफ द गुड्स। सिंपल सा क्वेश्चन है। लिख के दिखाऊं या लिख लोगे अपने आप? बताइए, जैसा आप लोग कहोगे वैसा ही हो जाएगा। चलिए होमवर्क करिए फिर से। लिखिए क्वेश्चन नंबर 11। लिखिए क्वेश्चन नंबर 11। ये क्वेश्चन है जो मई 23 में 6 मार्क्स का आया था, वो देखना एक बार। मिस्टर शेखर सेल 100 बैग ऑफ सीमेंट टू मिस्टर राघव फॉर कैश एंड कंसाइन द गुड टू हिम टुवर्ड द रेलवे थ्रू रेलवे। He also sent the railway receipt to Mr. Raghavan. When the goods were in transit, Raghavan became insolvent, and Raghavan sent the goods to Mr. Ravi by assigning the railway receipt to Mr. Ravi, who has no idea about the insolvency of Mr. Raghavan.
मिस्टर शेखर हु इज बीइंग अनपेड सेलर वांट टू एक्सेस राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। बताओ, क्या सेलर ऐसा कर सकता है? मतलब सेलर ने गुड्स रास्ते में भेज दिए और उसको पता चला कि बायर हो गया इंसॉल्वेंट, बट बायर ने वो गुड्स बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किसी और के साथ भी कर रखा था। तो बताओ, ये स्टॉपेज अप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? बताइए आप लोग, बताओ। नहीं कर सकता क्योंकि डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल डिलीवर हो चुका है, और वहां पे जो सेलर है, मेनली जो बायर है, वो हमारे गुड फेथ में है। ये रहा। रवि हैज नो आइडिया अबाउट इंसॉल्वेंसी ऑफ राघवन। अगर यहीं पे रवि को पता होता तो फिर वहां पर वो एक्सरसाइज कर सकता था। ओके, लिखना कैसे है इसको, लिखिए चलो, लिखिए जल्दी से। इसने ना साक्षी पूछा नहीं हुआ, पूछा इसने ये हुआ है कि स्टॉपेज पे अप्लाई कर सकता है नहीं कर सकता है। अब ये गुड फेथ में आगे फर्दर सेल हुई है तो डिफीट नहीं होगा, राइट? अगर गुड फेथ में सेल नहीं की होती तो डिफीट हो जाता। ये बात है। ठीक है साक्षी, बताइए मुझे प्लीज। चलिए लिखना शुरू कीजिए। एज पर द रेलिवेंट प्रोविजन, एज पर द रेलिवेंट प्रोविजन ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एट 1930, where the whole price has not been paid, where the whole price has not been paid, the seller will be called as unpaid seller, unpaid seller. And further can exercise right of lien या फिर लीन और स्टॉपेज वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। फर्दर, if buyer buyer subsell the goods, subsell the goods and रुक जाओ, अभी मत लिखना, एक मिनट को। इसमें आप ऐसे लिखिए, where the buyer will get insolvent and further sell the goods, and the ultimate buyer goes in good faith, then the rights of unpaid seller has been defeated, has been defeated। समझे? अब आगे फैक्ट। here the goods the goods are in where the goods are in transit and buyer will get insolvent after making the contract to further sell the goods
टू थर्ड पार्टी। बस ये हमारा था पूरा फैक्ट। कंक्लूजन, कंक्लूजन फर्स्ट। और अब कम मुझे दो पूछा गया है ना कि उसको पता था नहीं पता, तो उसके हिसाब से मैं आंसर डालना है। एज पर द प्रोविजंस डिस्कस्ड अबाउट, as per provision discussed above, the third party files the goods in a good faith, and hence the seller have right, the seller have no right to exercise the right of the second, if the buyer in the third party buys the goods from the buyer with the knowledge of fact, with the knowledge of fact that buyer was insolvent, then the seller have right to exercise right of stoppage। बस ये था हमारा क्वेश्चन। डन एवरीबॉडी? बताइए मुझे, कोई डाउट हो तो। डन। लीजिए आगे लिखते हैं अगला क्वेश्चन अपना। तो ये आपका होमवर्क रहेगा। सितंबर 24 के एग्जाम में आया था ये, वो भी 3 मार्क्स का। और एमटीपी जनवरी 25 में रिपीट भी हुआ था ये। तो दिस सिग्निफाइज कि मई में ये क्वेश्चन आ सकता है, चांसेस हैं। पढ़ लें एक बार। अंसारी ऑफ जयपुर sold 100 small TV at the rate of 50,000 per set to Baburam of Delhi. He delivered the TV set to Chetan, a transporter carrier, for transmission to the Baburam. Baburam further sold these 100 TV to set of Shamlal 60,000 per set. On reaching the goods at the destination, Baburam demanded the delivery, but Chetan wrongfully refused to deliver the goods to Baburam. That is why he failed to deliver TV set to Shamlal and suffered huge loss on account of non-delivery. Ansari come to know about this. He directed Chetan to stop the delivery to Baburam and redeliver the goods to him at Jaipur. बताओ, वेदर इंसान राइट टू स्टॉप द गुड्स इन ट्रांजिट, क्या उसके पास कोई रास्ते में रोकने का राइट है? और क्या बाबूराम लॉस क्लेम कर सकता है? बात इसमें ये थी, अंसारी ने टीवी बेचे थे बाबूराम को, और वो चेतन को उसने दे दिए कि वहां पे दे आओ, और बाबूराम ने उसके भरोसे वो श्यामलाल को बेच दिए। जब डेस्टिनेशन में बेचे, बाबूराम ने गुड्स डिमांड किए, बट जो कैरियर वाला था उसने रिफ्यूज कर दिया। उसने रिफ्यूज कर दिया कि मैं अब आपको गुड्स नहीं दे रहा किसी भी पॉइंट पे। अब क्या अंसारी के पास राइट है? क्या अंसारी के पास राइट है कि वो स्टॉपेज अप्लाई करके गुड्स वापस मंगवा सकता है?
हमने एक लाइन पढ़ी थी शायद, देखते हुए अप्लाई हो गया नहीं होगी इसमें, कि अगर कैरियर रॉन्गफुली रिफ्यूज टू डिलीवर द गुड्स तो ट्रांजिट एंड हमारा नहीं होगा। ये बात किस किस को याद है, बताओ मुझे एक बार, बताओ। शायद हमें एक प्रोविजन में चेंज भी करना पड़ेगा, एक मिनट रुकिए। शायद मैं इसमें अपोजिट बोल गया आपको। इसमें ये बात होती है कि अगर मान लो कैरियर ने रॉन्गफुली रिफ्यूज कर दिया कि आप वो कुछ ट्रांसफर नहीं करेगा, तो राइट ऑफ स्टॉपेज हमारा लॉस्ट हो जाता है और ट्रांजिट हमारा एंड माना जाता है। तो अगर बायर क्योंकि लॉस हुआ है नॉन डिलीवरी की वजह से, तो वो शू कर सकते हैं सेलर को फॉर डैमेजेस फॉर नॉन डिलीवरी। ओके, यहाँ पर बाबूराम लॉस भी क्लेम कर सकता है, और उसके बाद अंसारी के पास कोई राइट नहीं है स्टॉपेज अप्लाई करने का। यहाँ पे ये चीज आप ध्यान में रखना कि अगर मान लो, सुनो ध्यान से, अगर गुड्स हमारे ट्रांजिट में थे और जब वो बायर के पास पहुंचे तो कैरियर वाले ने कोई फ्रॉड कर दिया, तो वहां पर ट्रांजिट हमारा वहीं पे एंड हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ओके, ये मतलब खुद करोगे, मैं करवाऊँ इससे अच्छा क्वेश्चन नहीं आ सकता मैं 24 में, 25 में, सॉरी। बताइए जी, खुद करोगे मैं करवाऊँ? जल्दी जवाब दो। रक्षाना, साक्षी, सिमरन, वंशिका, कहाँ गए भाई? ठीक है, चलिए लिखिए फिर। आप एक मिनट रुकना। सेलर बियर करेगा और कौन? सेलर विल बियर द लॉस टू बायर, फिर वो उससे क्लेम कर सकता है। बायर सेलर को इश्यू करेगा, बट सेलर अपना फिर कैरियर से ले सकता है बाद में, अगर उसकी नेग्लिजेंस की वजह से हुआ हो तो। लिखिएगा जल्दी से। एज पर, कौन सा क्वेश्चन है ये? अच्छा है, क्वेश्चन डाल लेना, नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15। एज पर द रेलिवेंट प्रोविजन ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एंड सेल ऑफ गुड्स एंड 1930, an unpaid seller have right to apply, right to apply the stoppage when the goods are in carrier, when the goods are in carrier or in transit. We can say seller can exercise stoppage till the goods reaches to buy. Okay. After that, ये अपना पिन पॉइंट आ गया जो मैं बताना चाह रहा था आपको। When the carrier refused to, when the carrier refused to transfer the goods, deliver the goods to, deliver the goods to buyer, then transit will become end। ठीक है जी, फैक्ट यहाँ पे आ गया अपना। Here Ansari contract to sell
the goods to Baburam and deliver the goods carrier for transmission to Baburam. Okay. For the carrier wrongfully refused to delivers the word. अब आगे हमारा कंक्लूजन, दो कंक्लूजन पूछे गए थे ना इसमें। पहला कंक्लूजन क्या था कि कैरियर को दे दिया नहीं दे दिए हैं, और दूसरा हमारा क्या था, सफर कर सकता है नहीं कर सकता लॉस, मतलब लॉस बियर कर सकता है नहीं कर रहा होगा वो। बस लिखिएगा हेयर बेस्ड ऑन द प्रोविजन, बेस्ड ऑन प्रोविजन डिस्कस्ड, based on the provision discussed above, यहाँ से ये वाला हटा दो, based on the provision discussed above, ठीक है ना, as the carrier as the carrier wrongfully delivers the goods carrier due to the buyer, and thereby project will become and hence the seller have no right to exercise right of stoppage। ठीक है जी, सेकंड लिखो, as the default is made, the Baburam can claim the damages occur due to breach of contract with Shamla from seller। मैंने ये लिखा है इसमें कि जो शामिल की डिफॉल्ट की वजह से बाबूराम के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था शामिल का, उसमें जो भी लॉस हुआ है वो सेलर से रिकवर कर सकता है। डन एवरीबॉडी, सो दिस इज अवर क्वेश्चन, डन कीजिए जल्दी से। ओके जी, अब आपको दूंगा मैं होमवर्क, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये भी, दिस इज ऑल्सो डायरेक्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 खुद करके आना, 19 क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन ऊपर वाला ही, एक ऑप्शन का क्वेश्चन होता, हाँ, क्वेश्चन 23 एंड जून 24 का क्वेश्चन है ये। एंड क्वेश्चन नंबर 25, अच्छा क्वेश्चन ही करके आना बस। दिस इज अवर क्वेश्चन ऑफ अनपेड सेलर।
3, 11, 19, 23, 25। हाँ जी रक्षाना, ग्रुप पे डाल दीजिएगा, ये पीडीएफ मैंने शेयर कर दी आप लोग को। ठीक है जी। नया चैप्टर करेंगे हम कल शुरू, दैट इज द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। आज के लिए इतना ही काफी है, और ये वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, आप लोग अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देना। ओके, चलिए जी, एंड करूँ मीटिंग में। बाय रक्षाना, गुड नाइट। गुड नाइट जी।